नमस्कार प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। मैं नीरज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग करवा रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं आप सभी विद्यार्थी हम हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में आज के टॉपिक में विशेष क्या रहेगा। अब तक हमने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में, उसकी पद की स्थिति के बारे में, शक्तियों के बारे में चर्चा करी है। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से वर्तमान समय तक भारत में कौन कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री हुए हैं, उसका पहले हम क्रम देखेंगे और उसके बाद एक एक प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप दो बातें विशेष ध्यान दें। पहली बात, आपको अगर पीडीएफ चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी क्लास नोट्स की, तो वह आपको हमारे एड्यूजब टीच, यही नाम है आपके हमारे चैनल का। इस स्पेलिंग को याद रखें, एड्यूजब टीच, ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा इस लोगो वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाए, आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात, आप अपने दोस्तों के साथ हमारे लिंक को शेयर जरूर करें, क्योंकि विद्यार्थियों आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास को देख सकें और अपने एग्जाम्स में तैयारी कर सकें। तो ज्यादा समय गवाए बिना अब हम शुरू कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की लिस्टिंग करेंगे कि हमारे भारत के अंदर कौन कौन प्रधानमंत्री हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है। सबसे पहले हम ऐसे इस प्रकार से एक सीक्वेंस देखें, क्योंकि सवाल आता है कि कालक्रम में व्यवस्थित करें तो प्रधानमंत्री का कालक्रम आ सकता है। तो नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री में आते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि निर्वाचित नहीं थे बल्कि उनको चयन किया गया था अंतरिम सरकार के रूप में। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पदक्रम में पहले आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 2-3 दिन ही हुए हैं। मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, सबसे ज्यादा कार्यकाल का रिकॉर्ड। तो निर्वाचित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रेक कर दिया गया। तो पहले कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल नेहरू जी का था। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सर्वाधिक हो गया। उसके बाद अगला, जवाहरलाल नेहरू की क्या होती है कि पद पर रहते बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो जब अकस्मात इनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि 62 में चुनाव हुए थे और 64 में इनकी मृत्यु हो गई थी मई महीने में, 26-27 मई को नेहरू जी की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद तत्काल भारत में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना? तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो भारत में पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना, उसका नाम है गुलजारी लाल नंदा। तो नेक्स्ट नंबर पे कौन आता है आपके? गुलजारी लाल नंदा। तो अगला प्रधानमंत्री है गुलजारी लाल नंदा। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में आगे हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल, ये तो कार्यवाहक थे, लेकिन पद से दूसरे कौन से थे? तो आपको नाम याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है उनका? लाल बहादुर शास्त्री भारत के पद क्रम में तीसरे। और आप वास्तव में प्रधानमंत्री देखें तो नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 2 साल तक कार्यकाल रहा जिनका। तो नेक्स्ट नंबर 3 आता है आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के
तीसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री पद क्रम में एक क्रम पूछे। फिर उसके बाद इनकी क्या होती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1965 में। उस युद्ध के बाद यह पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए, शांति समझौता करने के लिए ताशकंद जाते हैं और ताशकंद में लौटते हुए इनकी 11 जनवरी 1966 को हवाई प्लेन में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो अभी तक उनके सुराग नहीं मिले हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री पद पर मरने वाले दूसरे प्राइम मिनिस्टर। पहले कौन? जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे आपके आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो है आपके लाल बहादुर शास्त्री। अब पद पर मृत्यु हुई तो स्वाभाविक एकदम से नया प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं, तो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनता है? गुलजारी लाल नंदा। तो आपको नंबर 4 में वापस क्रम में डालना है गुलजारी लाल नंदा। तो शास्त्री जी के बाद ये 2 बार क्या बन गए? एक नेहरू जी के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, तो गुलजारी लाल नंदा 1966 में क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। अब अगली बात आती है कि जब गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है? तो उस समय नए इंदिरा गांधी संसद में आई थी, राज्यसभा में उनका चयन हुआ था, तो राज्यसभा में थी इंदिरा गांधी। तो अगला प्राइम मिनिस्टर भारत का था लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1966 में उनका चयन होता है। तो आपको अगला देखना है नंबर 5, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, 1966 में ये जब प्रधानमंत्री बनी तब ये लोकसभा की सदस्य ना होकर किसकी थी? राज्यसभा की। तो भारत की पहली राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बनी वह इंदिरा गांधी है, और भारत की एकमात्र और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी हैं। उसके बाद अगला आता है इंदिरा गांधी का कार्यकाल। आप देखोगे 1966 से 1977 तक 2 चुनाव जीतती है। 1962 के बाद 1968 के आसपास 68 या 67 में चुनाव होते हैं। ठीक है, 67 में चुनाव होते हैं, 1967 में चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी जीती है। उसके बाद 1971 या 72 में चुनाव होते हैं। ठीक है, 72 में चुनाव होते हैं, तो 77 में वापस इंदिरा गांधी जीत जाती है। उसके बाद क्या होता है? इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो जिससे क्या होता है? इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी थोड़ी सी खत्म हो गई थी। तो फिर क्या होता है कि जब इंदिरा गांधी लोगों में थोड़ी कम लोकप्रिय हुई, तो भारत में एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का आगमन होता है। इंदिरा गांधी के बाद भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनता है श्रीमान मोरारजी देसाई। तो आप देखेंगे इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है 1977 में? तो आपको नाम ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई। क्या नाम है आप बताएंगे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में आप एक बात ध्यान रखते हैं कि भारत का सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन? जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तब इनकी उम्र 80 वर्ष थी, यानी सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुआ वही थे आपके मोरारजी देसाई। लेकिन क्या होता है? मोरारजी देसाई 2 साल तक ही प्रधानमंत्री रहते, उसके बाद इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो पद से त्याग पत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन? तो मोरारजी देसाई जो है ना, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। अब क्या होता है? मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी के रूप में 2 साल कार्यकाल किया, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दिया। अब आगे मोरारजी देसाई क्या करेंगे? तो मोरारजी देसाई ने अपना पद त्याग दे दिया, और मोरारजी देसाई के बाद अगला आपके आता है चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नंबर 7 पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके? आप देखेंगे चौधरी चरण सिंह। तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ये व्यक्ति से 5वें कहेंगे, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा को हम प्रधानमंत्री की श्रेणी में नहीं, केवल कार्यवाहक थे, उन्होंने केवल कार्य किया था। ठीक है, तो व्यक्ति से 5वें कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप एक विशेष बात ध्यान रखें कि इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने अपना त्याग पत्र लोकसभा में जाने से पहले ही, चौधरी चरण सिंह ने संसद में जाने से पहले ही क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। यानी चौधरी चरण सिंह बहुत ही कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लगभग कोई आप देख सकते हो 5-7 महीने के लिए, और कभी भी संसद का सामना नहीं। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने कभी भी संसद का सामना नहीं किया वे है आपके चौधरी चरण सिंह। ठीक, अब आता है
चौधरी चरण सिंह के बाद वापस 1980 में चुनाव जीतकर कौन आता है, क्योंकि 80 तक कार्यकाल था चौधरी चरण सिंह का, तो 1980 में चुनाव होते हैं और वापस इंदिरा गांधी, क्योंकि अस्थायी सरकार आप देखते हैं 2 प्रधानमंत्री चेंज हो गए, तो लोगों को विकास चाहिए था, तो लोगों ने क्या किया कि अब वापस इंदिरा गांधी पर विश्वास किया और 1984 में पुनः इंदिरा गांधी क्या बन जाती है, भारत की प्रधानमंत्री। तो अगले क्रम में हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी वापस तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनती, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आ जाती है। ठीक है, तो तीसरी बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, अब वापस क्या होता है, इंदिरा गांधी की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब पद पर मृत्यु होती है तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी के तीसरे कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन होता है, तो चुनाव करवाए जाते हैं और उस चुनाव में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के सुपुत्र, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी में इनकी क्या हो गई थी, इनके समय में होता है कि जो अपने पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, वहां पर आतंकवादियों को और जो उग्रवादी उनको हटाने के लिए, तो उससे परेशान होकर एक सिख रेजिमेंट के अधिकारी ने इन पर गोली चला दी और इंदिरा गांधी, यानी इनका अंगरक्षक था, उसने इन पर गोली चला दी इंदिरा गांधी पर। तो पद पर रहते हुए तीसरी प्राइम मिनिस्टर, पहले नेहरू जी, दूसरे शास्त्री जी और तीसरी है इंदिरा गांधी, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी की मृत्यु इनके ही अंगरक्षक द्वारा गोली चलाकर की गई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो अगले बनते हैं राजीव गांधी, क्योंकि माता जी की मृत्यु हो गई थी हत्याकांड में, तो थोड़ी सी कांग्रेस को और गांधी परिवार को सिंपैथी मिल जाती है और उस सिंपैथी का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी भारत के अगले सबसे युवा प्रधानमंत्री, यानी भारत का वह व्यक्ति जो सबसे युवा प्रधानमंत्री था, 40 साल उम्र थी अपने राजीव गांधी की। तो 9 नंबर पे देखते हैं हम राजीव गांधी। तो अगले प्रधानमंत्री अपने भारत के बनते हैं राजीव गांधी। अब राजीव गांधी 1990 तक रहते, 84 से 1990, उसके बाद पुनः चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। ठीक है, और उस मृत्यु के बाद वह चुनाव एक बार स्थगित किए जाते हैं और स्थगित करने के बाद वापस चुनाव होते हैं, फिर वापस गैर कांग्रेसी सरकार आती है। कौन बनती है, तो हम देखेंगे राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनका कार्यकाल तो कोई खास नहीं है, लेकिन ये बनते हैं तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा क्रम में। राजीव गांधी के बाद अगले प्रधानमंत्री कौन आएंगे, नंबर 10 पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। तो अगले प्रधानमंत्री हमारे होते हैं वीपी सिंह और नंबर 11 पे वीपी सिंह लगभग साल भर रहते हैं और उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर। भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, चंद्रशेखर। इस प्रकार से हमने देखा चंद्रशेखर तक 1990 तक का मैंने बताया आपको। ये 15 अगस्त 1947 से लगाकर 1990 तक प्रधानमंत्री आपके ये है पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी, वापस चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी आ गई, राजीव गांधी आ गया, वीपी सिंह आ गया, फिर चंद्रशेखर आ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रधानमंत्री, नेक्स्ट आएगा आपके 12 नंबर पे, नंबर 12 नंबर पे चंद्रशेखर के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन बनेगा आपके अगला प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बना, तो पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से लगाकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में एक विशेष बात बताता हूं मैं आपको कि जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तब यह किसी भी सदन, यानी ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा, संसद के सदस्य थे ही नहीं, तो इन्होंने बाद में लोकसभा से सदस्यता ग्रहण करी। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के बाद अगले आते हैं अगले कौन आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी लगभग 13 दिन की सरकार रहती है अटल बिहारी वाजपेयी की। किसके बाद, आपके पीवी नरसिम्हा राव के बाद 13 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। तो नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी तो भारत के अगले 13वें नंबर पर प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवगौड़ा। कौन बनते हैं? HD देवगौड़ा। ये जब प्रधानमंत्री बनते तब ये भी संसद के मेंबर नहीं होते, ना तो लोकसभा के होते और ना ही राज्यसभा के। बाद में HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा से सदस्य बनते हैं कर्नाटक से। तो नेक्स्ट आपके आएगा HD देवगौड़ा। तो अगले प्रधानमंत्री हम पढ़ रहे हैं HD देवगौड़ा। तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा HD देवगौड़ा को। फिर उसके बाद HD देवगौड़ा कोई साल 1.5 साल रहे। उसके बाद इनके ही विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल अपने भारत के अगले प्रधानमंत्री। इंद्र कुमार गुजराल भारत की विदेश नीति में इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था। तो गुजराल सिद्धांत का संबंध भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल से संबंधित है और उन्होंने ये सिद्धांत HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश मंत्री के रूप में दिया था। तो अगले HD देवगौड़ा के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो आपको नाम ध्यान रखना है, इंद्र कुमार गुजराल। तो नेक्स्ट नाम हमने बताया इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, तो अगला हमारे मेंबर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। फिर वापस आती है 13 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की और उसके बाद फिर 5 साल पूरे करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। एक बार 13 दिन की सरकार आई, दूसरी बार 13 महीने की सरकार आई और उसके बाद उन्होंने 1999 से सॉरी, क्योंकि 98 तक तो ये 13 महीने वाली सरकार थी, 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल पूरे किए। फिर आते हैं 2 बार कंटिन्यू अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी 1999 के बाद कभी भी किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल समय से पहले पूरा नहीं हुआ। हर प्रधानमंत्री ने कार्यकाल पूरा किया। 1999 से 2004, 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019, 19 से 24 और 24 से वर्तमान में मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है। तो कोई प्रधानमंत्री चेंज नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अपने भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तब ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अपने अगला कौन व्यक्ति है जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक ऐसा विख्यात व्यक्ति जो जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो राज्यसभा का मेंबर होता है, तो वो कभी लोकसभा के मेंबर नहीं बने और वे बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी तो मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे थे। LPG की नीति लाए थे भारत में 1991 में। लिबरलिज्म, प्राइवेटिज्म और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटिज्म का मतलब होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपके वैश्वीकरण। तो भारत में ये नीतियां लाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे आपके मनमोहन सिंह। किसके समय आए? PV नरसिम्हा राव, उनके समय वित्त मंत्री थे। तो अगले आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 18 नंबर पे हम देखेंगे अगला प्रधानमंत्री आएगा वर्तमान में 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी। सभी प्रधानमंत्रियों के नाम के आगे श्रीमान लगाना ना बोले, आप अपने हिसाब से लगा दे, मैंने लिखवा दिया है ये अपने भारत में अब तक। अब आता है कि प्रधानमंत्री व्यक्ति से वर्तमान में कौन से प्राइम मिनिस्टर है? तो प्रधानमंत्री व्यक्ति से भारत के 15वें प्रधानमंत्री है, क्योंकि आप देखेंगे 2 बार तो गुलजारीलाल नंदा आ गया है और उसके बाद इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है। तो इस प्रकार से आप व्यक्ति गुनेंगे ना, काउंट करेंगे ना, तो व्यक्ति स्वयं 15वें व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये है पूरी लिस्ट जो आपको ध्यान रखनी है कि भारत में कौन सा व्यक्ति किसके बाद किससे पहले प्रधानमंत्री बनाए। तो इनकी आपको लिस्ट 18 नाम आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। नाम मैं वापस बोलता हूं, आपको याद हो तो याद कर ले। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री, चौथे नंबर पर वापस कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद आप देखोगे 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। 1966 से 77 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती है। 77 में मोरारजी देसाई आते, 78 में वापस 78 के आसपास चौधरी चरण सिंह आते। उसके बाद आप देखोगे
चौधरी चरण सिंह के बाद वापस इंदिरा गांधी की सरकार आती है 1980 से 84 तक। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के बाद आप देखोगे दो व्यक्ति, एक तो आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद आता है आपके, क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। चंद्रशेखर के बाद आप देखोगे प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव आते। पीवी नरसिम्हा राव के बाद 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आते। 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा आते। एच.डी. देवगौड़ा के बाद आप देखोगे इंद्र कुमार गुजराल पीएम बनते हैं। इंद्र कुमार गुजराल के बाद वापस दो बार अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने के लिए और 5 साल के लिए आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आप देखोगे मनमोहन सिंह आते हैं और मनमोहन सिंह के बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते। इस प्रकार से सारे के सारे हमें प्रधानमंत्री देखने। अब हम प्रत्येक प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें क्या नहीं, ये सारी बातें, ठीक है। सबसे पहले हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस स्लाइड में कुछ फोटो और उनका कार्यकाल बताया है, तो आप देखें कि जो जवाहरलाल नेहरू है यह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर उसके बाद ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दूसरी बात, ये कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन में रहे। फिर इनको भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है। जो भारत की वर्तमान में हम विदेश नीति देखते हैं, उस विदेश नीति का निर्माता जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। इनके ऊपर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया, तो आप देखोगे आचार्य जे.बी. कृपलानी इनके नेहरू जी के खिलाफ पहली बार 1963 में क्या लाए थे, अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। ये बातें हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद आप देखोगे नेहरू जी ने चीन के साथ पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 में किया। उसके बाद गोवा का भारत में विलय होता है। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है और भारत में पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है। तो ये सारी बातें आपको नेहरू जी में ध्यान रखनी है। तो नेहरू जी में बात ध्यान रखनी होगी कौन कौन सी हमें यहां ध्यान रखनी है। पहली बात, एक बात तो ये क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहले पद पर रहते हुए प्रथम प्रधानमंत्री। ये इनकी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। पद पर रहते मृत्यु होने वाले प्रथम पीएम। नंबर दूसरा हम देखेंगे इनमें भारतीय विदेश नीति के जनक, उसके बाद अगली बात आपको ध्यान रखनी है, इनके समय क्या होगा, पहली बार अविश्वास 1963 में जे.बी. कृपलानी लेकर आए। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर 4, इनके समय एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं पंचशील समझौता। ठीक है, किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है। कब होता है, 29 अप्रैल 1954। इसमें 5 सिद्धांत थे, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्या होता है, पंचशील समझौते के बाद भारत चाइना युद्ध होता है 1962 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत चीन का युद्ध एक बार ही होता है 1962 में, नेहरू जी के समय। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। उसके बाद अगली बात आती है 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात की
आपात की उद्घोषणा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे नेहरू जी के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दी। उसके बाद आप देखोगे इन्होंने एक नारा दिया था, आराम हराम। आराम हराम है, आपको आराम करना ही नहीं है। तो ये नारा किसने दिया? नेहरू जी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना इनके द्वारा आराम हराम है का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया। ये है, इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर नवंबर माह में आप देखोगे कि नेहरू जी के जन्म दिवस पर आप देखते हो बाल दिवस मनाया जाता है, चाचा नेहरू कहा जाता है इनको। ये इनके बारे में विशेष बातें। तो आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आएंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनके समय क्या होता है? पहली बात होती है 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद इनकी क्या होती है? ये ताशकंद समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। 11 तारीख को जब वापस आ रहे होते तो फ्लाइट में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। तो आपको इसमें एक विशेष बात पहले ये ध्यान रखनी है, पद पर, यहां लिखते हैं अपन, पद पर रहते हुए मृत्यु दूसरे पीएम। तो पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे पीएम थे अपने कौन? लाल बहादुर शास्त्री। इनके समय अगली घटना क्या होती है? अगली घटना हम देखते हैं 1965 में भारत पाक युद्ध समझौता करने के लिए कहां जाते हैं? ताशकंद समझौता करते हैं। तो ये कब होता है? ताशकंद समझौता ये होता है 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966। ठीक है, और 11 तारीख को इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे अगले प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? तो शास्त्री जी के बारे में आपको ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, पद पर दूसरे, भारत पाक युद्ध हुआ, ताशकंद समझौता किया, 11 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, और दूसरे ऐसे व्यक्ति थे। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, इनके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार नेहरू जी के समय, और दूसरा नेहरू जी की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार कब बने? शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। तो 2 बार देखना है, 2 बार कार्यवाहक पीएम बने। पहली बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। ये इनके बारे में आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आयरन लेडी, जिसको हम कहते हैं लौह महिला, इंदिरा गांधी। इन्होंने 3 बार, इनके 3 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण क्या आता है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती है तब वे लोकसभा की सदस्य नहीं होती, बल्कि राज्यसभा की सदस्य होती है। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। 1971 में बांग्लादेश को मुक्त करवाती है। उसके बाद आप देखोगे यह प्रथम प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा की मेंबर थी। इनके समय क्या क्या घटना होती है? पहला 1971 में भारत पाक युद्ध,
उसके बाद दूसरी बार 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इनके समय होती है। उसके बाद 1972 में शिमला समझौता होता है। उसके बाद भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में होता है। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन इनके ही कार्यकाल में होता है। 1983 में भारत में आयोजित होता है और 1984 में इनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है गोली हत्याकांड के दौरान। और इनके ही कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई। अब इनमें से महत्वपूर्ण बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहली बात, भारत की पहली महिला पीएम। अगली बात, प्रधानमंत्री या पीएम बनी उस समय लोकसभा सदस्य नहीं थी, बल्कि राज्यसभा सदस्य थी। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तब ये क्या होती है, राज्यसभा की सदस्य होती है और उसके बाद ये क्या बनती है, प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद हम इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। पहली घटना 1971 भारत पाक युद्ध होता है। भारत पाक युद्ध होता है और बांग्लादेश मुक्ति भी होती है, यानी बांग्लादेश क्या हो जाता है, पाकिस्तान से स्वतंत्र हो जाता है। 1971 में जब युद्ध होता है तो उसके बाद दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की भारत में घोषणा होती है। तो 1971 में इंदिरा गांधी के समय दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है। जब 1972 में उद्घोषणा होती है, उसके बाद इनके द्वारा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला का समझौता होता है। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, शिमला समझौते के समय 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी होती है। तो अगला होता है 1972 में शिमला समझौता। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद एक होता है परमाणु परीक्षण। ये कब होता है, 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण। तो यहां पर आपको देखना है 18 मई 1974। इसमें क्या होता है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब होता है, 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। अब आता है भारत में क्या होता है, पहली बार आंतरिक अशांति का आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को करी गई। तो आपको देखना है, अगली बात आएगी आंतरिक अशांति को
आधार बनाकर 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आपके इंदिरा गांधी के लिए आती है। उसके बाद एक याद रखना है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? 1984 में, इंदिरा गांधी के समय। ये जो इंदिरा गांधी है ना, इनके समय एक आपको विशेष ध्यान रखना है, 1984। ठीक है, 1984 क्या होता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, वहां पर आतंकवादियों की संभावना थी, तो उनको बाहर भगाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऐसा किया। लेकिन सिख समुदाय में स्वर्ण मंदिर सबसे पवित्र स्थान है और इनके सिखों का थोड़ा सा दिमाग सटक गया और इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को गोली से हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए एकमात्र प्रधानमंत्री जिसको पद पर मारा गया वो कौन है? आपके इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। तो 3 प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखने जिसकी जो पद पर रहते हुए मरे, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी। पद पर रहते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अगले प्रधानमंत्री आते हैं आपके श्रीमान मोरारजी देसाई, भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में सबसे बुजुर्ग थे। ठीक, उसके बाद भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। मुंबई के ये क्या बन चुके? मुंबई के ये मुख्यमंत्री रह चुके और 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके। तो इनके बारे में आपको ये विशेष ध्यान रखना। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ही आप देखोगे कौन सा 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है, जब संपत्ति के मौलिक अधिकार को गायब कर दिया जाता है आपके संविधान के मौलिक अधिकारों में से। तो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सॉरी, है ना। तो पहली बात, भारत के सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री, पहली बात। उसके बाद दूसरा, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ये इनकी दूसरी बात आती है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके जो ये मोरारजी देसाई है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। उसके बाद इनमें क्या विशेष बात आई? तो इनके अंदर एक विशेष बात आती है, इन्होंने प्रधानमंत्री से पद पर इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आपके मोरारजी देसाई। तो अगली बात आपको ध्यान रखनी है, पीएम पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला आता है, इनके समय क्या होता है? ये क्या 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे। भारत में उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं है संविधान में, लेकिन 5-6 ऐसे व्यक्ति है जो उप प्रधानमंत्री बने। तो ये 2 बार बने। तो ये क्या हुए? 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे। और ये क्या रहे? मोरारजी देसाई आप देखोगे बंबई के मुख्यमंत्री बने। क्या रहे? 1952 में मोरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, मोरारजी देसाई। तो बंबई के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इसके बाद अगली बात देखते हैं इनकी क्या होता है। इनके कार्यकाल में हम विशेष देखते हैं 44वें संविधान
संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया। ठीक है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के मूल अधिकार को इनके द्वारा हटा दिया गया। ये है अपने आता है कौन, ये आता है मोरारजी देसाई के बारे में। ये सारी की सारी आपको जानकारी देखने को मिलेगी। अब आता है अगला चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में क्या विशेष है? चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनका कार्यकाल सबसे कम रहता है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा आता है कि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का एक बार भी मुखड़ा नहीं देखा, यानी संसद में गए नहीं। दूसरा, तीसरी बात क्या आती है? विश्वास प्रस्ताव मत पर मतदान से पूर्व ही त्याग पत्र दिया। इन्हें कहा गया लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा कि आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत करो, तो इन्होंने विश्वास मत पर जब मतदान होना था तो उससे पहले इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनके बारे में आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या? पहली बात तो यही है, एकमात्र पीएम जिसने कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद का सामना नहीं किया, पहली बात। दूसरा, विश्वास मत पर मतदान से पूर्व ही त्याग पत्र दिया। अगली बात, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यानी भारत का दूसरा प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रहा किसी राज्य का, तो वो है आपके चौधरी चरण सिंह। और इनका कार्यकाल सबसे कम रहा। तो इनकी चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे कम कार्यकाल। तो ये आपको चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ध्यान रखना। भारत के प्रधानमंत्री रहे जो कभी संसद का सामना अपने कार्यकाल में नहीं किया। ठीक है, अगला आता है राजीव गांधी। इनके बारे में देखते हैं, राजीव गांधी क्या इंपॉर्टेंट है। तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। पहली बात, जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो फ्रेशर होते हैं, तो ये फ्रेशर थे क्योंकि सबसे कम उम्र है। ठीक है, और कम उम्र में इन्होंने एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और एक कार्यकाल 1984 से 1989 और 1990 के चुनाव से पहले इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है? और 2 संविधान संशोधन, एक तो 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल कानून था, और दूसरा आता 61वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की, वो इनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के साथ इनका मतभेद रहा था। राष्ट्रपति के साथ मतभेद। उसके बाद इनके काल में 2 महत्वपूर्ण संविधान के संशोधन हुए। तो पहला हम देखेंगे 52वां संविधान
संशोधन करके संविधान संशोधन करके संशोधन 1985 के द्वारा 85 के द्वारा दल बदल कानून बनाया, दल बदल कानून बनाया। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन करके 61वां संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी की सारी प्रोसेस करी गई थी। ये आता है आपके राजीव गांधी के बारे में। अगला अपने देखते हैं भारत में नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन रहेगा। तो आपके अगला आता है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके बारे में बस एक ही है कि प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दो बातें ध्यान है क्योंकि कार्यकाल बहुत कम है तो काम तो कुछ किया नहीं होगा। तो इनके खिलाफ क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पहली बार में पारित हो गया। और दूसरी बात ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री है उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, प्रथम पीएम जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। पहली बात तो ये, ठीक है। तो वीपी सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव आया भी और पारित भी हो गया और पद से चले गए। दूसरी बात ये क्या होते हैं, ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हैं। क्या रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। इनके बारे में आपको केवल दो बातें ही ध्यान रखनी। अगली बात आती है आपके भारत के अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। इनके बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल 10 नवंबर को शुरू होता है और 1990 को शुरू होता है और 21 जून 1991 को खत्म हो जाता है। इनके कार्यकाल में कोई विशेष काम नहीं होता है, बस आए और गए। फिर आते हैं भारत के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। पहली बात तो जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस वक्त ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय ये क्या थे, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के भारत का पहला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते वक्त संसद का सदस्य नहीं था, पीवी नरसिम्हा राव। बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में यह क्या बन जाते हैं आपको पता है। तो बाद में ये पीवी नरसिम्हा राव लोकसभा में इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर दी। उसके बाद इन्होंने पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। इनके कार्यकाल में एलपीजी की नीति लागू होती है। ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात, पहला पीएम जो प्रधानमंत्री, पहला पीएम जो पीएम बनते वक्त संसद का सदस्य नहीं था, ठीक है, यानी पहला। तो बाद में इन्होंने लोकसभा की
सदस्यता ग्रहण की। ठीक, अगली बात, भारत में एलपीजी की नीति लेकर आए, नीति लेकर आए। अगली बात आएगी 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व नगर पालिकाओं को, पंचायत राज व नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये बातें आपको पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में ध्यान रखनी है। अगली बात आती है अपने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। पहला कार्यकाल इनका रहता है 13 दिन, सबसे कम प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद आप देखोगे इनके समय क्या होता है, ये फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, उसके बाद 2 प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, फिर वापस ये 2 बार बनते, 13 महीने की सरकार और 5 साल की सरकार। तो इनमें ध्यान रखना है। सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम आपको ध्यान रखना है 13 दिन। पहली बार जब ये पीएम बनते हैं तब ये 13 दिन तक ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, इनके समय के दौरान भारत में 5 परमाणु परीक्षण होते, 11 और 13 मई 1998 को। तो 5 ये पोखरण में होते सारे 5 परमाणु परीक्षण कब होते हैं, 11 व 13 मई 1998। तो भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11 और 13 मई 1998 को होते। उसके बाद 1999 में कारगिल का संकट उत्पन्न हुआ। तो कारगिल की लड़ाई कब होती है, इनके समय 1999, आप ध्यान रखें, इनके समय कारगिल संकट आता है। कारगिल का संकट। उसके बाद क्या होता है, कारगिल संकट के बाद इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण संविधान के संशोधन किए जाते। पहला आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो पहली बात 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया। उसके बाद आता है 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संरचना का निर्धारण
15% से अधिक नहीं होगा किया। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपने होती है अटल बिहारी वाजपेयी से। इसके बाद होता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय इन्होंने एक लाहौर में बस यात्रा की थी 1999 में। लाहौर, दिल्ली से लाहौर बस यात्रा शुरू की थी। दिल्ली से लाहौर बस यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। तो अगला ध्यान रखना आपको, 1999 में दिल्ली से लाहौर बस यात्रा का शुभारंभ किया। और दूसरा आता है 2001 में इनके समय संसद पर आतंकवादी हमला होता है। ये सारी के सारी बातें आपको अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ध्यान रखनी है। अगले प्रधानमंत्री अपने आएंगे एच.डी. देवगौड़ा। ये भी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते वक्त संसद के सदस्य नहीं थे और बाद में इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। और जब प्रधानमंत्री बने उस समय ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चौथे शायद आपके चौथे आएंगे, चौथे प्रधानमंत्री जो आपके क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते हैं, एच.डी. देवगौड़ा। दूसरे पीएम जो बनते समय संसद सदस्य नहीं थे। बाद में राज्यसभा सदस्य बने। ठीक है, अगली बात आएगी पीएम बनते वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो ये भी इनकी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके इंद्र कुमार गुजराल। इनके बारे में एक बात आती है कि जब ये पीएम बनते तो उस समय ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और अगला आता है इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इंद्र कुमार गुजराल पीएम बनते वक्त राज्यसभा सदस्य थे और इन्होंने क्या दिया? भारत की विदेश नीति के लिए गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये दो बातें आपको इनको ध्यान रखनी है इंद्र कुमार गुजराल के बारे में। अगले प्रधानमंत्री आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो बिल्कुल कम बोलते थे लेकिन इनके काम विश्व में प्रसिद्ध थे। मनमोहन सिंह विश्व के सबसे महान अर्थशास्त्री, भारत में ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और इन्हें भारत में उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। भारत में जो नरेगा का शुरू होता है वो इनके समय होता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम इनके समय आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इनके समय में आता है और सूचना का अधिकार 2005 मनमोहन सिंह के समय जो आता है। और इनके लिए एक संजय बारूपाल ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक इन पर लिखी गई है। इनके बारे में हमें देखना है। पहला बात, भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है इन्हें। पहली बात, भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है पीएम कार्यकाल के दौरान पीएम कार्यकाल के
दौरान राज्यसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य रहे। उसके बाद अगला आता है 2005 में इनके समय के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, सूचना का अधिकार प्रदान हुआ, पहली बात। उसके बाद 2006 के अंदर आता है आपके कौन सा आता है, 2006 नहीं, हाँ 2006 में हमारे भारत में नरेगा शुरू होती है। तो इनके कार्यकाल के दौरान 2006 में नरेगा शुरू होती है। उसके बाद 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार लागू होता है। उसके बाद 2010 में आपके आती है आपके कौन सा आता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। भारत में क्या आता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2010 में। नेक्स्ट आएगा 2010 खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये आपको मनमोहन सिंह के दौरान ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला और अंतिम प्रधानमंत्री हम देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। इनका कार्यकाल शुरू होता है 13 मई 2015 से, ठीक है। और 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और उसके बाद इन्होंने 3 बार शपथ ले ली। फिर विशेष बात आती है 1 जनवरी 2015 को इन्होंने नीति आयोग का गठन किया। 9 नवंबर 2016 को इन्होंने मुद्रा का विमुद्रीकरण किया। उसके बाद 2016 में इन्होंने 15 में 100वां संविधान संशोधन करके बांग्लादेश और भारत की सीमा का निर्धारण किया। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने GST लागू किया भारत में। ये गुजरात के CM रहे और भारत में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो तीसरी बार अपने कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुआ है वह आपके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। तो इनके बारे में हमें विशेष क्या देखना है, तो इन्होंने कार्यकाल शुरू होते ही इन्होंने योजना आयोग को बदलकर उसका नाम नीति आयोग किया 1 जनवरी 2015 को। पहला काम किया योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। पहला काम तो ये किया 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद आप देखोगे 2015 में 100वां संविधान संशोधन करके इन्होंने क्या किया, पहली बात करते हैं कि इन्होंने 2016 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया, ठीक है, मुद्रा का विमुद्रीकरण। तो 2016 में इन्होंने क्या किया, 2016 में मुद्रा का विमुद्रीकरण। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुद्रा का विमुद्रीकरण, सारे 500 और 2000 के नोट बंद कर दिए। उसके बाद इन्होंने 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत व बांग्लादेश की सीमा निर्धारण। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत GST लागू करी। उसके बाद आप देखोगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई।
और अगली बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्या रहे हैं, गुजरात के सीएम रहे। बस अपने इतनी बात ही ध्यान रखनी है मोदी जी के बारे में। बाकी तो आप देख ही रहे हो, एक पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखनी। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। ये क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट, बहुत ज्यादा तथ्य आपको बताए गए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली क्लास में मंत्री परिषद के साथ। धन्यवाद दोस्तों।